जी बेटे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, पहले तो हमें ये ऑनलाइन में पता होना चाहिए। ग्राम्स ने ये कहा था बेटा कि डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन पहली तो बात है क्या चीज़। डिफ्यूजन कहते हैं किसी एक कंसंट्रेटेड प्लेस जहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन में हों, वहाँ से ये मूव करते हैं टूवर्ड दैट प्लेस वेयर देयर कंसंट्रेशन इज़ वेरी लो। तो इस मूवमेंट को हम अपनी मर्ज़ी से जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और अगर यही काम ऐसे हो जाए कि ये अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएं, लेकिन थ्रू आ होल, एक छोटे से होल के ज़रिए से, ओपनिंग के ज़रिए से वन बाय वन गुजरते जाएं, तो इसी को हम ई फ्यूजन कहते हैं। दोनों केस में डिफ्यूजन है या इफ्यूजन है बेटा, इस केस में एक हम कहते हैं कि टर्म यूज़ होती है जिसको रेट बोलते हैं, यानी सादे लफ्ज़ों में स्पीड ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन। दो गैसेस हैं, आपने एक सिलेंडर के अंदर उनको इनक्लोज किया हुआ है। मैं सपोज कह देता हूँ कि जी ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर बिल्कुल कवर्ड है लिड के साथ। यहाँ पे एक H2 गैस भी है और O2 गैस के भी आपने इंसर्ट कर दिया मॉलिक्यूल्स हैं। तो रेट मीन्स के स्पीड ऑफ डिफ्यूजन कौन सी गैस में ज़्यादा होगी, कौन सी गैस में कम होगी। तो याद रखें कि जो रेट है डिफ्यूजन का वो गैस के मोलर मास पे डिपेंड करता है। जो भारी गैस होगी इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स भी बड़े बड़े और भारी होंगे। जैसे O2 की बात करें तो इस तरह के O के दो एटम चिपके हुए होंगे, जबकि H2 की बात करें तो ये छोटे छोटे ऐसे दो एटम्स होंगे। तो जो छोटा पेयर है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इस वाले की स्पीड लो होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बेटे वो H2 का ज़्यादा होगा O2 की निस्बत। ये एक्चुअल लुब लुबाब है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। और इसकी हम एक इक्वेशन भी है, उसको भी अभी आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है उसके अंदर है, सोल्यूशन कर लेंगे उसका। मोर ओवर यहाँ पे अगर कोई आपको ये कह दे कि भाई मैंने 4 ग्राम यानी 4 ग्राम्स O2 डाल दिया है और 32 ग्राम्स ऑफ H2 डाल दिया है, तो आपको देखने से तो ऐसा लगेगा कि ये H2 का मैस ज़्यादा है और 4 ग्राम्स मैस कम है, तो 4 ग्राम को जल्दी डिफ्यूज़ होना चाहिए। लेकिन आपको जेन्युइनली ये अंडरस्टैंड करना होगा कि O2 का जो एक मॉलिक्यूल है वो हैवियर है। तो हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल पे बात करते हैं, तो अगर उसका मॉलिक्यूल हैवियर है देन द H2, तो फिर लाजमी सी बात है वो क्या होगा बेटे, यानी उसका आप कहें कि ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन है। ठीक है, जो हैवियर होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल का हायर। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ है। इसको मैं ज़रा सॉल्यूशन की तरफ चल लेता हूँ ताकि आसानी से हम बात कर सकें। अब ये कहता है कि लोएस्ट जो मोलर मास होगा ना वो डिफ्यूज़ फास्टेस्ट करेगा, ये एक्चुअल लॉ है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी मैंने ये सोल्यूशन लिखा हुआ है जी के अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1 ओवर मोलर मास है। याद रहे बेटे, इन्वर्स है मोलर मास की, जिसका मतलब मोलर मास बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ये आपने लाजमी ज़हन में रखना है, यानी इन्वर्स रिलेशन में। तो अब हमारे पास मोलर मास से अगर हम बात करते हैं, वहाँ जो गिवन है आपके पास क्वेश्चन, इधर लिखा हुआ है बेटा H2 लिखा हुआ है, CO2 लिखा हुआ है, O2 है और N2 है, राइट। तो इन चारों का हमने इधर मोलर मास लिख लिया। H2 का 2 है, ठीक है, मोलर मास। O2 का कितना है जी, 32 है। इसके बाद CO2 का 44 है और फिर 28 है जी आपके पास नाइट्रोजन का। तो ये चारों जो गैसेस आपके पास यहाँ पड़ी हुई हैं, चारों का मोलर मास जो है वो आपने लिख लेना है। तो आपके नज़दीक जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, हमने यही कहा ना कि ग्राम यही कह रहा है कि वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ फास्टेस्ट होगा। तो कौन सी गैस को सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होनी चाहिए, H2 वाली को। क्यों? क्योंकि उसका मास सबसे कम है, इसलिए H2 इज़ द स्मॉलेस्ट। कहते हैं कि मोलर मासेस याद रखो। ये बेटे आपको कॉमन चीज़ों का तो पता होता है, अगर आपको नहीं भी आइडिया तो कुछ एलिमेंट्स का आपको याद करना होगा। जैसे आप ऑक्सीजन का याद कर लें तो 16 और 2 हो जाएगा 32,
अब 16 टूज आर 32 प्लस कार्बन आपको पता है 12 होता है, और ये कुछ ना कुछ को याद करना होगा। नाइट्रोजन 1 का होता है 14, तो 2 का पड़ा हुआ है तो 14 टूज आर 28, तो ये आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज करना पड़ेगा। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं मेरे बच्चे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर? जी सर। हाँ, तो इसमें चाहे वो 4 ग्राम लिखता है क्वेश्चन में, यहाँ पे 4 ग्राम, 22 ग्राम, 56, 32, इस बात से कोई लिंक नहीं है इसका। सिंपल आपने देखना है कि किसका मोलर मैच, तो H2 वाला, तो ए वाला ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ ए गैस एक्स। कोई एक गैस एक्स है, उसकी निस्बत मीथेन जो है उसका डिफ्यूजन रेट जो है वो डबल है, ट्वाइस है उसका, ठीक है। कोई भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो फिर वो कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स क्या होगा। तो बहुत आसान है, हम सबसे पहले बेटा ये देखें इस चीज़ को। ये है आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मैं कहूँ कि आपको ग्राम्स लॉ हम बताते हैं ना जब इक्वेशन में, तो हम इस तरह लिखते हैं। आपके पास है जी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन ऊपर, अब ये इन्वर्स आ रहा है मैस ऑफ मीथेन के, ये देखो। अब यहाँ पे क्या है जी, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स गैस, और उसका इन्वर्स जा रहा है ऊपर उसका मैस। इसलिए जब हम इन दो को रेट की आपस में यानी कि डिवीजन या रेशो लिखते हैं बेटे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन टू रेशो टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम एक्स ओवर एम सी एच फोर आ जाएगा। यानी सी एच फोर ऊपर इधर है तो इधर आपने ऊपर एक्स वाले को रखना है, इन्वर्स लिखना है। यानी इधर सी एच फोर जो है राइट साइड पे, और इनका अंडर रूट भी ले लेना है आपने, क्योंकि ये एज इट इज़ है। ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा ये जाएँ तो ये आपके पास क्लियरली ये स्क्वायर रूट ये लिया पड़ा है इसका, आपको नज़र आ रहा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मैस की इक्वल होगा। तो अब हम बेटे क्या करते हैं, सिंपल जो मीथेन का रेट है वो 2RX है, यानी डबल है RX का। तो हम इसको यहाँ से मैं ज़रा ये पुट करके आपको आसान कर देता हूँ ताकि हमारे लिए ये इशू ख़त्म रहे। मैं चलो इसको ही देखता हूँ। अब बेटा देखिए ना, ये जो पहली चीज़ पड़ी है मीथेन वाले रेट पे, इस पे मैं लिखता हूँ 2RX, नीचे वाले का RX उसी तरह रहने देता हूँ, ओवर RX हो जाएगा। विल बी इक्वल टू किसके भाई, विल बी इक्वल टू यूँ अंडर रूट एम ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, मोलर मैस ऑफ CH4। अच्छा, ये तो आपने कर लिया। अब यहाँ से RX से कट गया तो 2 विल बी इक्वल टू एम एक्स ओवर एम CH4 और इनका अंडर रूट। अब यही चीज़ आपके पास m जो है मोलर मैस ऑफ CH4, ये भी आपको पता है 16 है, आपने यहाँ पुट कर दिया। फिर क्या किया बेटा, इन दोनों का स्क्वायर ले लिया, इस साइड से भी स्क्वायर और इधर 2 का भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आ गया आपके पास, और इधर से अंडर रूट कट गया तो mx ओवर 16 आ गया। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई आप कर दें, mx विल बी इक्वल टू 64। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। ओके, तो असल में ये इक्वेशन की बेस पे ग्राम्स लॉ से लाजमी 1-2 क्वेश्चन आता है, और यही इक्वेशन इम्प्लीमेंट होती है। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे बेटा अंडर रूट नहीं लेते, सिर्फ mx ओवर एम CH4 लिख के ना उसी से ही काम चलाते नहीं, बल्कि अंडर रूट लेना होता है, या बाज़ दफ़ा उसको रिवर्स जाते हुए स्क्वायर लेना होता है तो वो स्क्वायर लेना भूल जाते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन द कॉन्स्टेंट्स आर। अब जाहिर है ग्राम लॉ कब फिजिबल है, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिस पे ग्राम्स लॉ जो है वो आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करेगा, या आप कहें कि उसमें कोई रद्दोबदल नहीं आएगा, वो यानी इम्प्लीमेंटेशन उसकी ग्राम लॉ की परफेक्ट होगी। तो बेटे याद रखें, जब टेम्परेचर आपका या प्रेशर, ये दो चीज़ें आपके पास अगर कांस्टेंट हैं तो ग्राम लॉ फिट रहेगा। जाहिर सी बात है, आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, ये वाला फैक्टर यानी कि आप बढ़ा देंगे टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन वेरी कर सकता है। तो एक तो टेम्परेचर फैक्टर रखना चाहिए, दूसरा प्रेशर। जब आप प्रेशराइज करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स तो उनके दरमियान चांसेस ऑफ कोलिजन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनको कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है इफ़ वी आर गोइंग टू मेक आवर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इम्प्लीमेंटेबल। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहाँ तक तो आपके पास क्लियर हो गया। आ जाता है बेटा नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो जो गैसेस होती हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉन आइडियल जितनी भी गैसेस होती हैं ना,
जो नेचर के अंदर पाई जाती हैं, पुराने दौर में या पुराने साइंटिस्ट ये कंसीडर करते थे बेटा कि वो जो गैसेस होती हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल है, ये एक गैस का और दूसरी गैस का ये मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, तो इनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव होती है, ठीक है, उनका ये ख्याल था। लेकिन ग्राउंड में ऐसा नहीं होता, यानी इन एक्चुअलिटी दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एज वेल। तो ये जिसकी वजह से ना इन गैसेस के बिहेवियर के अंदर जो चेंज है वो मौजूद होता है, यानी हम कहें कि ये आइडियल नहीं रहती, यानी इनका बिहेवियर आइडियल नहीं रहता। आइडियल बिहेवियर के लिए क्या बात थी बेटा कि ये आपस में अट्रैक्ट या रिपेल ना करें, लेकिन ऐसा नहीं रहता, यानी आइडियली नहीं रहती हैं। तो फिर ये क्या होती हैं बेटा, इनके अंदर नए फैक्टर्स, इनकी करेक्शन इन्वॉल्व होती है। आपको पता है हम जब आइडियल गैस को पढ़ते थे तो PV इज इक्वल टू nRT हम बोलते थे, ठीक है बेटा। तो अब वो प्रेशर जब सेम रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक गैस का मॉलिक्यूल टकराने के लिए इधर प्रेशर लगाने के लिए दीवार पे जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल उसको पीछे से क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। जब उसको पीछे से अट्रैक्ट करता है तो इसका प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, इसी तरह वॉल्यूम जो है वो भी एक्चुअली गैस का जो वॉल्यूम होता है, जब उनको हम पैक करते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो ये कुछ ना कुछ स्पेसेस बीच में रह जाती हैं। तो एक्चुअल वॉल्यूम और एक्चुअल प्रेशर जो है वो गैस का वो नहीं होता जो हमें लग रहा होता है। इसलिए हमने इनके अंदर एक फैक्टर को चेंज किया है बेटा, जिसकी वजह से हमारे पास न्यू जो इक्वेशन बनती है P प्लस AN का स्क्वायर ओवर V का स्क्वायर, ये प्रेशर के अंदर चेंज आया, ये वाला फैक्टर चेंज आया प्रेशर में, इनटू वॉल्यूम V इज इक्वल टू माइनस V माइनस NV, ये वॉल्यूम के अंदर नया चेंज हमने लाया, इक्वल टू nRT उसी तरह रहेगा। ये आपकी जो इक्वेशन बनती है बेटे, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ नॉन आइडियल इक्वेशन फॉर द नॉन आइडियल गैसेस, ठीक है। अब ये जो नॉन आइडियल गैसेस की बेटे जो इक्वेशन है, हम क्या करते हैं, इसी नॉन आइडियल गैसेस की इक्वेशन के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स जो हमने इंट्रोड्यूस करवाए, हम उनको वन बाय वन देखते हैं। जैसे यहाँ पे n तो नंबर ऑफ मोल है, V फॉर वॉल्यूम है, लेकिन A का नहीं पता, A कौन सी चीज़ है। A वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने मॉलिक्यूल को खींचा है, यानी अगर वो एक मॉलिक्यूल है वो दीवार से टकराने जा रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल ने जिस अट्रैक्टिव पुल से उस मॉलिक्यूल को वापस खींचा है। जैसे मैं कॉमनली आपको पहले भी ये एग्जांपल दी थी कि अगर आपको जुनून चढ़े कि आपने दीवार पर सर मारना और रिहाबी आपको पकड़ ले, द वो फोर्स जिस फोर्स से रिहाबी ने आपको पकड़ा है कि आपका सर ना फूट जाए, दैट इज़ ए। ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो पीछे खींच रहा होता है मॉलिक्यूल उसकी, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और ये एन बी का मतलब क्या है, दिस इज़ बेसिकली एन अगेन से नंबर ऑफ मोल्स हैं, बी इज़ एक्चुअली द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो आप का मॉलिक्यूल जो है वो जितना ऑक्यूपाई कर रहा होता है, यानी उसमें से जो उसने एक्स्ट्रा जगह घेरी होती है। यानी सादे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि अगर आप 6 गिलास किसी बॉक्स में पैक करते हैं तो 6 गिलासों की जो एक्चुअल वॉल्यूम उनको ऑक्यूपाई करना चाहिए, उससे वो ज़्यादा जो इधर उधर की जगह भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये वो वाली वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या है, वांडरवाल ने क्या किया। वांडरवाल पैरामीटर ए सिग्निफाई क्या करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस, वॉल्यूम ऑफ द गैस या ऑल अबव। तो भाई ये तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहा था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो एक से क्या मुराद होता है, जो अट्रैक्टिव पुल होता है दोनों के बीच वो होता है। क्लियर? ओके, अब हम ज़रा चलते हैं नेक्स्ट उस पर, जिसमें ये पूछ रहा है कि इफ़ द प्रेशर इज़ एन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इज़ इन डेसीमीटर क्यूब देन द यूनिट ऑफ ए इज़। अब वॉल्यूम और प्रेशर को बता रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में है, और वॉल्यूम जो है वो किस में है, ये प्रेशर की वैल्यू होगी, वॉल्यूम जो है इन dm क्यूब है ये। तो अब वो पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। याद रहे बेटे कि दो क्वांटिटीज़ जब ऐड होती हैं सिग्निफिकेंटली, जैसे कि मैं ऊपर उनके क्वेश्चन की बात करूं तो P प्लस AN का स्क्वायर ओवर V का स्क्वायर था, ये भी प्रेशर है और ये भी प्रेशर है, ठीक है। यानी ये जो दोनों ऐड हो रहे हैं दोनों सेम क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं। सो हम यूँ लिख लेते हैं P इज इक्वल टू AN का स्क्वायर ओवर V का स्क्वायर। हम सिर्फ ये P को ये A की वैल्यू निकालने के लिए इसकी इक्वल सिर्फ ले रहे हैं, क्योंकि ये एक ओवरऑल प्रेशर की इक्वल होता है। तो जब हम ये लिख लेते हैं बेटे तो इस फैक्टर को V के स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, PV का स्क्वायर हो जाएगा, और इस N के स्क्वायर को नीचे लेके आते हैं, ओवर N का स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसकी तो डायरेक्ट आंसर याद तो वो भी, उसमें भी कोई बुराई नहीं। बेटे अगर आप रटा लगा सकते हैं तो वैलेंट गुड है, मुझे कोई इश्यू नहीं है।
आप ये ना कहें कि सर ने समझाया नहीं है बेटा, मैं तो सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा था। और ये एक इक्वल आ जाता है, तो अब मतलब इसमें स्क्वायर और ये इक्वल है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर में कहा था, तो इसकी जगह आप एटीएम लिख लें। अब वॉल्यूम उसने क्या कहा था, डेसीमीटर क्यूब, तो डीएम क्यूब का स्क्वायर ले लें बस। ओवर नीचे मोल जो हैं ये एन हमेशा मोल में होते हैं, तो इसको मोल का स्क्वायर ले लें। अब ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, एटीएम उसी तरह रहेगा, डीएम का 6 रहेगा, और इसके बाद बेटे आपके पास जो रहेगा मोल का इनवर्स का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि नीचे हाँ, वो तो मतलब था। ये चीज़ याद रखनी कि प्रेशर और जो वॉल्यूम के हैं, वो ऊपर ही के, और ये मोल होगा तो वो ऊपर ही है। हाँ बेटे, मैं तो आपको बस ये बता रहा हूँ, आपको एटलीस्ट कहीं भूल जाते हैं ना यूनिट्स, आपको तरीका पता हो कि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। जी सर। अगर हम तरीका फाइंड नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मुझे खुद भूल जाते हैं बेटे, हमने इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ी और हमें याद नहीं होता, तो हम पेरेंट मेथड पे जाते हैं कि अच्छा वो मेथड नहीं चेंज होगा, तो हम इसलिए उसको फॉलो अप करते हैं। और कंसेप्ट का मकसद भी यही होता है कि जहाँ आप गलती कम करें। ओके, नेक्स्ट आते हैं जी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ गैस इज़ लेस देन यूनिटी। पहली तो बात ये है बेटा कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है। बेटे मैं ऐसा करता हूँ, 1 मिनट बोर्ड पे चले जाते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी हम गैसेस को ड्रॉ करते हैं तो इधर ना पी वी ओवर आर टी, आपको पता है कि इक्वेशन तो ये होती है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जब इन दो को इधर लेके आया जाता है तो पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू एन रह जाता है। तो ये जो पी वी है ओवर आर टी है, इनकी जो मर्ज़ी वैल्यूज़ आप ले लें, अगर n इज इक्वल टू 1 मोल के लिए आपके पास इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे इस लाइन को ऐसे सीधा होना चाहिए, क्योंकि ये पी वी और एन आर टी की, यानी मैं 1 मिनट आसान और कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको आप ख़त्म करता हूँ मैं। ये भी आप ख़त्म कर लें। अब बेटा आप ज़रा इस चीज़ को देखें कि आपके पास जो एक्चुअल फैक्टर है दैट इज़ पी वी ओवर एन आर टी। अच्छा, अब पी वी ओवर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था, और हमने इसको एन की वैल्यूज़ को ये करके ले लिया। अब हमेशा फॉर एस टी पी जब भी आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लेते हैं तो एन इज इक्वल टू 1 होता है, और पी वी ओवर आर टी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू भी 1 आती है। इसकी 0.5 इधर है, 1 इधर है, इधर होगी 1.5। अब जब हमारे पास डिफरेंट गैसेस होती हैं, इधर बेटे प्रेशर इंक्रीज़ करता है। आपका ग्राफ किसके बीच हुआ, आपका ग्राफ हुआ पी वी ओवर आर टी, ये वाई एक्सिस पे है, और प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस पे है, इन दो के बीच आप ग्राफ बना रहे हो। अब जब आप क्या करते हैं, H2 एक गैस है, उसके लिए आप चेक करते हो वैल्यू, हो सकता है वो H2 की यूँ करके चली जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी यूँ करके यूँ चली जाए, और कुछ की वैल्यू यूँ करके भी चली जाती है, और यहाँ से आने के बाद यहाँ भी चल लेती है। ये जो डिफरेंट मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये जो गैस यहाँ तक 1 के साथ चलती है हॉरिजेंटली, वो गैस उस टेम्परेचर प्रेशर तक, ये प्रेशर होता है, यानी इतने प्रेशर तक उस गैस ने क्या किया, आइडियली शो करवाया व्हेन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो था वो 1 था। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से क्या मुराद होता है, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं किसी चीज़ का, कंप्रेस करना चाहते हैं, राइट एट दैट मोमेंट ये प्रेशर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम को भी उसी हिसाब से कम होना चाहिए, तो इन दो का मल्टीपल आपस में कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता तो बेटे आपके पास ये जो ओवरऑल वैल्यू है पी वी, ये वैल्यू चेंज होती है, एज अ रिज़ल्ट आपके पास एन की वैल्यू भी रिज़ल्ट में चेंज होती है, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू 1 आनी चाहिए थी वो 1 की बजाय कोई और आती है, या तो कम आती है या ज़्यादा होती है। दोनों केस में अगर वो 1 से कम हो या ग्रेटर हो, दोनों केस में आपकी गैस नॉन आइडियल हो जाती है। तो जो आइडियल गैसेज होती हैं बेटे, वो क्या करते हैं, इस लाइन के साथ अपने आप को फ्लो करवाती हैं, और जो ये नीचे डेविएट कर गई, नेगेटिवली डेविएशन ये हो रही है और ये पॉजिटिव डेविएशन हो रही है, तो बेटा दीज ऑल सॉर्ट ऑफ द डेविएशंस आर नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ दैट गैसेस। अब यहाँ पे क्या बात करता है, कहता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ गैस इज लेस देन यूनिटी। अब उसकी वैल्यू 1 से कम आ गई है एट एस टी पी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपने ले लिया, फिर भी कम है वैल्यू, तो इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इसका मतलब ये होगा जो वॉल्यूम है वो, अब 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बेटे, हमें एक पता है मोल ना,
सर वो एवोगाड्रोस नंबर। नहीं नहीं, वो तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। हमने पढ़ा अच्छा। था ना, याद है आपको? नहीं सर, मुझे याद नहीं। अच्छा बेटा, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, 22.414 डेसीमीटर क्यूब किसी भी गैस के 1 मोल का ये वॉल्यूम होता है। एट किस पे? एट एस टी पे। स्टैंडर्ड सर। जी, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ऐसे। डेसीमीटर क्यूब को हम लीटर भी लिख लेते हैं, यानी लीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब। तो जहाँ पे लीटर लीटर लिखा हुआ इसका मतलब वो डीएम क्यूब है, वो तो कोई इशू नहीं है यूनिट्स का। अब हमारे पास जब यूनिटी से ये लेस आती है वैल्यू, तो वॉल्यूम को भी 22.414 से लेस होना चाहिए। 22.4 वाला जो लिखा हुआ है ना कि वी एम वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स मस्ट बी लेस देन तो जब 22.4। वॉल्यूम, जब सर वॉल्यूम जौन सा है वो 1 के इक्वल होगा, तो मतलब वो 22.4 लीटर के इक्वल होगा। जब यूनिटी से वॉल्यूम बड़ा होगा तो फिर वो अल्टीमेटली 22.4 लीटर से भी बड़ा होगा। बड़ा होगा, ए वाला ऑफ ऑप्शन आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये लेस देन की बात कर रहा है, वॉल्यूम नहीं, ये है कंप्रेसिबिलिटी। आप थोड़ा बस टर्म को ठीक कर लें, बाकी सही है आपका कंसेप्ट, ठीक है ओके ना। सर। हाँ, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर लेस देन यूनिटी होगा तो वॉल्यूम भी लेस देन यूनिटी, यानी लेस देन 22.414, क्योंकि वो यूनिट मोल से काम होगा ना। और अगर वो ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये यूनिटी है, तो फिर ये केस हो सकता है। इक्वल टू यूनिटी है तो फिर वो 22.414 की इक्वल होगा। सिंपल है, समझ गए? जी सर। ओके बेटे, इसके बाद हम ज़रा एक और एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कह रहा है जी वांडर वाल के अंदर जो कांस्टेंट बी है। हमने वांडर वाल में दो कांस्टेंट्स पढ़े थे। एक बेटे हमने ऊपर पढ़ा था, किधर गया ये, तो एक बी का है ना। अच्छा, एक हमने ए भी पढ़ा था। ए तो था अट्रैक्टिव फोर्सेस, अब जो बी है वो कौन सी चीज़ है? बी था, हम यूँ लिखते थे पी प्लस ए एन का स्क्वायर ओवर वी का स्क्वायर। तो एक तो ये कांस्टेंट था, हम कहते थे ये अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरा है बेटे v माइनस एन बी। तो अब ये पूछ रहे बी कौन सी चीज़ है? बी बेसिकली आपके पास ये वॉल्यूम है, तो इसमें भी वॉल्यूम ही माइनस हो रहा होगा, तो ये वॉल्यूम ही होता है। और वॉल्यूम की जो यूनिट हैं बेटा वो क्या होते हैं? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब, तो सारों में जो है आपके पास मोल्स मोल्स इनवर्स आ रहा है। एक मिनट, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना उसने बी को, इधर मैं इसको एक मिनट ज़रा उस पर ले जाते हैं, हम क्या कहते हैं, वाइट बोर्ड आ गया, बल्कि उस पर सॉल्व हुआ वो भी होगा, तो हम शॉर्टकट ये क्यों नहीं लगा। यहाँ पे आ जाते हैं बेटे, ये आपका वो उसने सॉल्व भी करके रखा हुआ है कि कंप्रेसिबिलिटी वाला ये जो मैं आपको बता रहा था। हाँ, अब ये उसने पूछ रखा है। वो कह रहे इसमें ऑल ऑफ अबव भी होंगे, और ये रीज़न क्या है कि बी इज़ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो कि हम ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ से ये गैस के मॉलिक्यूल ने एक्स्ट्रा जगह ऑक्यूपाई की और इसको एक्सक्लूड करना चाहिए। और ये वॉल्यूम, बताया था। जी, वॉल्यूम पर मोल, ये जो मैंने अक्सर अभी थोड़ी देर पहले भी ये आपको बताया है भाई कि ये गैस के मॉलिक्यूल पड़े हैं, उनको कंपैक्ट पैकिंग, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस रह जाती है ये वो चीज़ है कि हम रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि फिर आइडियल आइडियल तो नहीं होती ना गैस इसमें फिर। हाँ, गैस। आइडियल नहीं होती, इसलिए वो एक्स्ट्रा जगह ऑक्यूपाई करती है, और हम आइडियल कंडीशंस बनवाने के लिए इसको एक्सक्लूड करवाते हैं। तो ये होता है वॉल्यूम पर मोल के यूनिट की इक्वल होता है, वॉल्यूम की इक्वल नहीं होता, वॉल्यूम पर मोल। तो वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं भाई आपके पास, यानी कि डेसीमीटर क्यूब, और फिर क्या आ जाएगा मोल के इनवर्स 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सारे यूनिट्स जितने भी पड़े हुए हैं बेटे, अगर उसमें आप अगर गौर से देखें तो सारों में मोल इनवर्स है, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। और वॉल्यूम को हम लीटर में भी ले सकते हैं, क्यूब में भी ले सकते हैं, क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर में भी ले सकते हैं। तो ये सारे ऑल अबव आएगा, बात समझ आई। ये उसका सोल्यूशन भी गिवन है, उसने बता रखा है कि सारे वैलिड हैं किसके लिए, वॉल्यूम पर मोल के हवाले से यहाँ, ओके। जी सर। अच्छा जी, इसके बाद हम ज़रा नेक्स्ट देखते हैं
तो आगे है जी मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम एन आइडियल गैस इज शोन बाय, ये देखिए मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस इज शोन बाय। तो ये कल भी हमने बात की थी, जिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला अगर आप दोबारा ग्राफ बनाओ ना, ये 1 की वैल्यू है, तो अमोनिया जो है वो ज़्यादा यूं करके यूं डेविएट करेगी। इसकी रीज़न क्या है अमोनिया की डेविएशन की? रीज़न ये है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल पोलर हैं और ये अट्रैक्टिव फोर्स रखते हैं। इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बजाय वो जो ए होता है, जिसको आप कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसका फैक्टर ए ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये डेविएट करती है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। क्लियर? जी सर। ये यहाँ तक था बेटे, मैं आपको नीचे फाइल भी शेयर कर देता हूँ।